हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 12th इकोनॉमिक्स। आज फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं और इसमें चैप्टर 4 गवर्नमेंट बजट का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले हम लोग सरकारी बजट के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि फरवरी माह के अंतिम दिन सरकार बजट को पेश करती है, पार्लियामेंट में पेश करती है। और इसमें यदि आपने सुना होगा तो इसमें सरकार पिछले वर्ष का जो लेखा जोखा है वह प्रस्तुत करती है कि कितना हमारा रिसिप्ट था, अर्थात सरकार की क्या आय थी और एक्सपेंडिचर था, तथा आने वाले वर्ष का एस्टिमेट्स प्रस्तुत करती है। तो कि कितना रिसिप्ट होगा, कितनी प्राप्ति होगी और उसका एक्सपेंडिचर क्या कहाँ कहाँ किया जाएगा, कितनी मात्रा में की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट इज द एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर, एक वित्त वर्ष के अंतर्गत, अर्थात 1 अप्रैल से लेकर के दूसरे साल के 31 मार्च तक सरकार के वित्त वर्ष में सरकार के आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत करना है। तो इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कि एक वित्त वर्ष के अंतर्गत सरकार की कितनी आय होगी और उसका व्यय कैसे किया जाएगा, कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो इसको सरकारी बजट कहते हैं। यह फरवरी माह के अंतिम दिन किया जाता है। यदि 28 फरवरी है तो 28 को, नहीं तो 29 फरवरी को पार्लियामेंट में, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये समझ गए। अब इसके हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों यह प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अर्थात आय और परिसंपत्ति जो है, जो सरकार की इनकम है और जो वेल्थ है, सरकार की संपत्ति है, उसका वितरण करना। वितरण क्या करना? लोगों के बीच में वितरण करना। तो लोगों के बीच में जो चीज़ें, आवश्यक चीज़ें होती हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं, उसमें एलोकेट करती है गवर्नमेंट कि कितना कितना कहाँ कहाँ एलोकेट किया जाए। तो इसमें टैक्सेशंस के बारे में होता है कि कितनी मात्रा में टैक्स लगाया जाए। तो टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे प्रकार के सरकार कहाँ कहाँ से रिसिप्ट प्राप्त करेगी, कहाँ कहाँ से सरकार को आय प्राप्त होगी, इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। उसी के साथ में एक्सपेंडिचर किया जाता है। सरकार वेतन में कितना खर्च करेगी, सेना पर कितना खर्च करेगी, ब्याज के भुगतान पर कितना खर्च करेगी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर कितना खर्च किया जाएगा। तो ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं। तो सरकार की इनकम होती है और वेल्थ है, वह लोगों के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे लोगों का कल्याण अधिक हो सके, वेलफेयर अधिक हो सके, लोग खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सके, अच्छा से प्रोग्रेस कर सके, डेवलपमेंट हो। तो ये पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो सरकार के संसाधन है, संसाधनों का आवंटन करना, बांटना, कहाँ कहाँ कितना संसाधन लगाना है। अब रिसिप्ट है, उस रिसिप्ट में से कितनी मात्रा में रेलवे के विकास के लिए किया जाएगा, कितने ट्रांसपोर्टेशन के विकास के लिए किया जाएगा, कम्युनिकेशंस के विकास के लिए किया जाएगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा, या इंडस्ट्री फैक्ट्री खोलने के लिए किया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए कितना धन का आवंटन किया जाएगा, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। तो विभिन्न चीज़ों के लिए कितनी कितनी मात्रा में एलोकेट करना है, जो रिसोर्सेस है, जो इनकम है। तो यह दूसरा उद्देश्य होता है कि रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन करना। संसाधन जो सरकार के पास है, जो इनकम मिला है, जो रिसिप्ट प्राप्त हुआ है, उसका कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाए। तीसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन अधिक बढ़ जाता है या मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, वस्तुओं के दाम अधिक बढ़ना शुरू हो जाते हैं, कभी वस्तुओं के दाम या वस्तुओं की मांग कम होना शुरू हो जाता है। तो इसको जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की स्थिति होती है, इसको बाजार में उतार चढ़ाव करते हैं। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है, नुकसानदायक होता है। तो अर्थव्यवस्था में किस तरह से स्थिरता बनी रहे, इकोनॉमी का ग्रोथ होता रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पर चलता रहे, तो इसके लिए सरकार प्रयास करती है।
यदि इन वस्तुओं की मांग बहुत अधिक होना शुरू हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, वस्तुओं के दाम बढ़ने शुरू होते हैं, उन वस्तुओं के निर्माण में, उस वस्तुओं के प्रोडक्शंस में, उस वस्तुओं के उत्पादन में सरकार अधिक मात्रा में रिसोर्सेस को एलोकेट करती है, उस चीज़ों पर अधिक मात्रा में व्यय किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सरकार बजट पेश करती है। और चौथा है मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेज, सरकारी उद्यम का प्रबंध करना। सरकारी उद्यम क्या है? जैसे भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज है, पोस्टल एंड टेलीग्राफ है, बैंकिंग है, हॉस्पिटल्स हैं और स्कूल्स हैं। ये सब चीज़ों का प्रबंधन कैसे किया जाए, तो इस चीज़ों के प्रबंधन करने के लिए सरकार कितनी मात्रा में उससे प्रोडक्शंस पर, उसके या उसका विस्तारीकरण पर, उसके बढ़ाने पर, जैसे रेलवे में है कि रेलवे की लाइनें बिछानी है, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, नई गाड़ियाँ चलानी हैं और गाड़ियों के फेरे को बढ़ाना है। यदि गाड़ियाँ मान लेते वीकली है, एक बार है, या वीक में 2 बार चलती है, तो उसको 3, 4, 5 या डेली कर देना है। तो नई गाड़ियों का परिचालन करना है। ये सब विभिन्न प्रकार की चीज़ें। उसी तरह से एनटीपीसी है, बिजली उत्पादन करने का जो हमारा कंपनी है, तो इन चीज़ों का विस्तारीकरण पर है, जिससे इसका उपयोग सभी लोग कर सकें। तो सरकारी उद्यम है, उसका प्रबंधन करना है। तो ये हम लोगों ने आज अध्ययन किया कि सरकारी बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट क्या है। गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट इज दैट एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। सरकार का रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का एक अनुमान प्रस्तुत करना है, इसमें एक वित्त वर्ष के अंतर्गत। तो एक वित्त वर्ष के अंतर्गत जो सरकार आय और व्यय का अनुमान व्यक्त करती है, प्रस्तुत करती है, उसे सरकारी बजट कहते हैं। अब इसके उद्देश्य हम लोगों ने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट के उद्देश्य, फायदा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, सरकार की जो आय होती है और परिसंपत्ति है उसका वितरण करना है। दूसरा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सरकार की आय है उसको किन किन चीज़ों पर लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है, इसको रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आर्थिक स्थिरता। और चौथा मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेज, सरकारी उद्यम है जो सरकारी कार्य की हैं उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। तो ये सरकारी बजट है। कल हम लोग बजट के प्रकार देखेंगे, उसमें रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर्स का अध्ययन करेंगे और एक एक करके रिसीप्ट्स में रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और विभिन्न चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को पढ़ना है सितंबर तक, 31 सितंबर तक। यहाँ तक आपको पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है और इसी से आपके हाफ ईयरली के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो करीब अक्टूबर महीने में 1 या 3 अक्टूबर से शुरू होगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस।